नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में लाल आतंक के नक्शे से एक साया खत्म हो चुका है, जिसके पैरों से ना जाने कितने बेगुनाहों के खून की नदियां बहीं। देश में जो सबसे घातक बगावत हुई है, उसकी आखिरी छाया था नंबाला केशव राव। दूसरे शब्दों में कहें तो जंगल उसे बसव राजू के नाम से जानता था। लेकिन अब जंगल का ये जनरल खामोश हो चुका है। अब उसका आतंक खत्म हो चुका है और उसके साथ ही उसके 27 साथी भी मारे गए हैं। जानकार कहते हैं कि बसव राजू को पकड़ना कोई ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सपना था। उसे मारना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। नियति का इंसाफ देखिए, वो उसी जंगल में मारा गया जिसका वो जनरल कहा जाता था। सवाल यह है कि नक्सल आंदोलन का सबसे बड़ा जनरल बसव राजू तक सुरक्षा बल कैसे पहुंचे, जो दशकों तक अबूझ बना रहा था। सवाल ढेरों हैं। मसलन पूरे एनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल 21 मई 2025 को एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि बसव राजू अपने कैडर के साथ अबूझमाड़ के इलाके में मौजूद है। हालांकि यहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बीते 2 दिनों से पहले ही जारी था। इसके बाद डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान 4 जिलों से निकले। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बसव राजू के एक करीबी नक्सली ने सरेंडर किया था। जवान उसे ही अपने साथ ले गए थे और उसी की निशानदेही पर जवानों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा था। बहरहाल जब गोलियां थमी तो पता लगा जंगल का जनरल श्री काकुलम का बसव राजू मारा गया है। अलग अलग राज्यों के इनाम को जोड़ दें तो वो शायद देश का सबसे महंगा नक्सली नेता था। बताया जा रहा है कि उस पर कुल 10 करोड़ का इनाम था। बसव राजू करीब 6 फीट लंबा था और हमेशा फिट रहता था। ज्यादातर वो अबूझमाड़ और एओबी जोनल कमेटी इलाके में रहता था। वो हमेशा कंपनी 7 नाम की अपनी विशिष्ट सशस्त्र टीम के साथ रहता था। खुद उसके पास AK-47 होती थी। वो तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा गोंडी भी धारा प्रभाव बोलता था। खुफिया एजेंसियों का कहना है वो अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी संगठनों से संपर्क में था और तुर्की, पेरू और जर्मनी की यात्राएं कर विदेशों में बैठी चरमपंथियों से संबंध बना रहा था। बसव राजू की पत्नी शारदा, जो खुद माओवादी कमांडर थी, उसने 2010 में आत्महत्या कर ली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके परिवार के दूसरे लोग मुख्यधारा की जिंदगी जी रहे हैं। एक भाई विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट में सतर्कता अधिकारी है, तो दूसरा डॉक्टर, शिक्षक और स्थानीय राजनेता है। नक्सल संगठन में बसव राजू बगावत का दिमाग बन गया था। पहले वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मुखिया बना। इसके बाद उसने साल 2017 में पूर्व महासचिव मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के अस्वस्थ होने के बाद उसकी जगह ले ली। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान 2018 में हुआ। बताते हैं कि गणपति ही उसे सालों से शीर्ष नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा था और साल 2013 में झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ हिल्स में एक बैठक में उसे साथ में भी ले गया था। गणपति को पार्टी का वैचारिक और राजनीतिक दिमाग माना जाता था, एक हद तक व्यवहारिक भी, जिसने पीपुल्स वॉर के संस्थापक कोंडापल्ली सीतार मैया के अधीन काम किया और 1992 में महासचिव बने। गणपति ने ही पीपुल्स वॉर और MCC के विलय की निगरानी की थी। गौरतलब है कि 14 साल में ये पहली बार था जब माओवादी नेतृत्व में कोई बदलाव हुआ था। गणपति 25 सालों तक माओवादियों के सर्वोच्च नेता रहा। पहले 12 साल CPI पीपुल्स वॉर के प्रमुख के तौर पर और फिर पीपुल्स वॉर और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के बाद CPI के महासचिव के रूप में कमान संभाली। उसके नेतृत्व में माओवादी आंदोलन वैचारिक संघर्ष से खूनी जंगल युद्ध में बदल गया। नागरिकों की मौत सामान्य बात बन गई। हर हमले में मौत उसकी हस्ताक्षर थी। बसव राजू को IED विशेषज्ञ और मास्टर सैन्य रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन वो इतना क्रूर था कि 2013 के लातेहार हमले में मृत CRPF जवान के शरीर पे
फोटो सेंसिटिव आईईडी रखने की योजना तक बनाई ताकि बचाव दल को भी नुकसान पहुंचे। हाल के दिनों में ये घटनाएं उसकी ही प्लान थी। करेगुट्टा ऑपरेशन के बाद कुख्यात माओवादी कमांडर हिडमा बैकफुट पर चला गया। करेगुट्टा के तबाह होने के बाद अबूझमाड़ माओवादियों के लिए एकमात्र आपूर्ति और पहुंच का मार्ग था, और अब बसवा की मौत ने संगठन को इस हद तक पंगु कर दिया है कि अब इसका पुनर्जीवित संभव नहीं है। पुनर्जीवन, ऐसा लगता है कि लाल आतंक का अंतिम अध्याय बंद हो रहा है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। एक बीटेक इंजीनियर को बंदूक तक क्या ले गया, और क्या जंगल की इस खामोशी में कोई और साया उठेगा? इस सवाल के जवाब में दो नाम सामने हैं। 69 साल का वेणुगोपाल उर्फ सोनू, जो रणनीतिकार और विचारक है, और 60 साल का थेप्परी तिरुपति, जो बसवराजू की तरह फिलहाल नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सर्वेसर्वा है। यह कहा जा सकता है कि बसवराजू की मौत के बाद माओवादी संगठन दिशाहीन है। बस्तर में उनका सबसे बड़ा कमांडर हिडमा करेगुट्टा के बाद भागा हुआ है। गणपति वैचारिक गुरु जरूर है, लेकिन अब वो बूढ़ा और बीमार है। खुफिया एजेंसियों को अब बस्तर, गढ़चिरौली और उड़ीसा के जंगलों में आत्मसमर्पण की लहर की उम्मीद है। जो कभी बच्चों के सामने गांव वालों की हत्या करते थे, अब बातचीत की भीख मांग रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि विचारधारा नहीं, बर्बरता ने क्रांति को मार डाला। जंगल जिसने उन्हें शरण दी थी, उसी ने उन्हें धोखा दिया। लोग जिनके लिए लड़ने का दावा करते थे, वही मुंह मोड़ गए। जिस बंदूक को वो पूछते थे, वो बारिश में जाम हो गई। देश में लाल आतंक के नक्शे से एक नया साया खत्म हो गया, जिसके पैरों से ना जाने कितने बेगुनाहों के खून की नदियां बहीं। देश में जो सबसे घातक बगावत हुई, उसकी आखिरी छाया था नंबाला केशव राव। दूसरे शब्दों में कहें तो जंगल उसे बसवराजू के नाम से जानता था, लेकिन अब जंगल का ये जनरल खामोश हो चुका है। अब उसका आतंक खत्म हो चुका है, और उसके साथी ही उसके 27 साथी भी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह उम्मीद है, जो लक्ष्य रखा गया है आतंकवाद के खात्मे का 2026 तक, अब ये देखना होगा जिस तरह से एक के बाद एक सफलताएं मिल रही हैं सरकार को, और नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, और एक तरफ गिरफ्तारियां, एक तरफ आत्मसमर्पण, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है उन नक्सलियों को। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कितना जल्दी, हालांकि दावा ये भी है एक्सपर्ट्स का कि बहुत जल्द, हो सकता है 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा हो जाए और ये सफलता हमें मिल जाए, मुख्य धारा से हम जोड़ सकें, और जहाँ जहाँ पर पिछड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सबूत है, संकेत है, जो आज ये घटना हुई है। जो जंगल का राजा था वो मारा गया है।